नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू स्टूडेंट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इतिहास की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था वहाँ तक देख चुके थे। उसके बाद से देखना है हम लोगों को आज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। चूँकि 1600 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो बेसिकली जो वैदिक काल उसमें जाना जाता है इतिहास में। जो 1600 से 1000 ईसा पूर्व का काल है वो है ऋग्वैदिक काल। उसके बाद का था उत्तर वैदिक काल। तो देखा कैसे कैसे समाज का विकास होता आया और उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे की खोज होती है। और लोहे की खोज के बाद क्या होता है कि लोहे की खोज और उसके प्रयोग ने क्या किया। चूँकि मालूम है कि जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जंगल हुआ करते थे। तो जैसे ही लोहे की खोज होती है तो प्रचुर मात्रा में उस लोहे से बहुत सारे कृषि औजारों को बनाया गया। और जिसने जो सतह थी ज़मीन की उसको संतलीकरण किया गया और उससे जो आठ जातियाँ थी उनका आपस में विलीनीकरण से बहुत सारे जनपदों का उदय होता है। तो उसी क्रम में हम लोग को आज देखना है आगे, और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मालूम है कि जो आर का पोस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है और हम लोग को पूरे जोश और जुनून के साथ में अपना काम करना है ताकि हर कीमत पे सिलेक्शन पाया जाए। और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो हम लोग श्रृंखला लेकर चल रहे हैं इसमें और भी हिंदी का भी क्लास होता है और मिथुन सर हैं हमारे, वो पोल्ट्री का क्लास जो है ले रहे हैं। और बहुत बेहतर से आर के लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो पूरा कवरेज है आपको दिया जाएगा यहीं से। तो बस आप लोगों को साथ देना है हमारा, और अधिक से अधिक लोगों, जो भी इच्छुक लोग हैं और डेडिकेट सीरियस गंभीर लोग हैं, उन तक इसको पहुंचाइए। आपका यही सार्थक प्रयास हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि चलिए तो हम लोग आज देखते हैं इस संदर्भ में आगे कि लोहे की खोज के बाद कैसे होता है कि इसमें जो बहुत सारे कृषि करने के लिए उपकरणों को बनाया जाने लगा। उपकरण बनाने के साथ ही क्या होता है कि इनके प्रयोग से कृषि में अतिरिक्त उपज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कृषि में उपज अधिक होती है और जो शासक हुआ करते थे उस समय क्षत्रिय वर्ग था, उसने क्या किया कि अपने शक्ति में विस्तार करना शुरू कर देते हैं वो। तो अभी तक जो कबीलाई समाज हुआ करता था, तो यहाँ से क्या होता है कि कबीले से हटके जो निष्ठा होती है वो एक क्षेत्र के प्रति डेवलप होना शुरू हो जाती है। और क्षत्रिय वर्ग में क्या होता है कि एक क्षेत्रीयता का अभाव उत्पन्न होता है जो है उस क्षेत्र के प्रति। उस क्षेत्र से ही बहुत सारे जनपदों का उदय होना शुरू हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। और वाणिज्य व्यापार का विकास भी तेज़ी से शुरू हो जाएगा इसमें। तो वाणिज्य व्यापार का विकास होगा तो उससे क्या, चूँकि देखा था कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो कर की व्यवस्था थी वो कंटिन्यू कर दी गई थी। तो कर लेंगे, चूँकि व्यापार अधिक मात्रा में होगा तो इनके पास क्या आएगा, अधिक मात्रा में कर कलेक्ट होगा, अधिक मात्रा में पैसा आएगा राज्य के पास में। तो यहीं से देखें कि कैसे कैसे मजबूत होते हैं ये जनपद। अच्छा, लोहे के हथियारों से क्या हुआ कि क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में, चूँकि युद्ध लड़ना है तो क्या होना पड़ेगा, आपके पास अस्त्र होने चाहिए। तो पहले क्या था, हम देखा कि पत्थरों का चल रहा था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई तो वो भी कांस्य युगीन सभ्यता ही थी असल में। ताम पाषाण काल बीच में आता है हमारा। लेकिन जो इनके औजार हथियार होते हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं, कांसा हो चाहे तांबा हो, ये सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे लोहे का प्रयोग होता है, लोहे का खोज होती है लोहे की। कहाँ से हुई थी लोहे की खोज, याद हो आप लोगों को, बताइए। बताया था हमने कि लोहे की खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से, अतरंजी खेड़ा। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। तो यहाँ से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और विभिन्न जो कबीला हुआ करते थे उसमें जनपदों का उदय शुरू हो जाएगा। और कबीलाई समाज का बिखराव, इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से जो अपने क्षेत्र के प्रति जो क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होती है
उससे क्या हुआ, जो कबीलाई समाज था उसमें अपने कबीलाओं के प्रति बिखराव होने लगा। उससे कबीलाई समाज से एक प्रकार से वो संगठित होकर जनपदों की ओर बढ़ने लगे आगे। और इसी क्रम में हम देखते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य है, अधिशेष उत्पादन है, युद्ध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, अच्छे हथियार भी हैं, तो क्या होगा, इससे होगा नगरों का निर्माण शुरू हो जाता है। नगरों के निर्माण से ही धीरे धीरे क्या होगा, आगे हम लोग देखेंगे कि महाजनपदों का उदय हो जाएगा, जिसमें कुल संख्या जिनकी है वो 16 बताई गई है। हमारे जो जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं, तो इन दोनों में इनका जिक्र होता है। इनकी संख्या कितना है, टोटल 16 बताई गई है। अच्छा, उल्लेख इनका कहाँ पे है, सर्वप्रथम जैन ग्रंथों ने इसका महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिसमें अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें बताया गया कि महाजनपद जो टोटल थे वो कितने थे, 16 थे। उसमें एक जैन ग्रंथ भी है, भगवती सूत्र, इसमें भी जनपदों का उल्लेख हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो टोटल महाजनपद थे इस समय वो 16 थे, और 16 में 2 बज्जी और मल्ल, ये दोनों कैसे थे, यहाँ पे जो राजनीतिक संरचना थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो है यानी कि एक जो है लोकतंत्र तरीके से शासन चलाया जाता था राजा द्वारा, और जो शेष 14 बचे हुए हैं उनमें क्या हो जाएगा, राजतंत्रात्मक शासन होता था। तो ये देखा हम लोगों ने कि बज्जी और मल्ल इसमें गणतंत्रात्मक। असल में देखना था कि जो इस समय के सबसे महत्वपूर्ण जनपद थे वो बेसिकली 4 हैं। हम लोग देखेंगे कि इनके महाजन जो कि इसमें जो मगध है, मगध क्या करता है कि सबसे शक्तिशाली बनेगा आगे चलकर, जो है ये सबको अपने में मिला लेगा, लगभग जो आसपास के जितने भी जनपद होंगे, और एक साम्राज्य का निर्माण इसमें होगा आगे चल के। तो उसके पीछे की क्या वजह रही आखिर, क्योंकि 16 महाजनपदों में से आखिर ये मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली हुआ, उसके पीछे बहुत सारे भौगोलिक रीजन हैं और भी अन्य सारे कारण हैं, उसमें हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो उसके बाद मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये क्या थे, सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो थे वो 4 ही थे। अच्छा, उसके बाद क्या था कि ये जो आपका वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली जो जनपद था उसके अंदर लिच्छवी गणराज्य पड़ता था, वो भारत का ही नहीं अभी तो विश्व का सबसे पहला गणराज्य माना गया है। प्रथम गणतंत्र जो है कौन सा है, ये वैशाली का लिच्छवी, ना कि भारत, अभी तो पूरे विश्व का माना गया है ये। तो उत्तर प्रदेश में टोटल महाजनपद की संख्या 16 है, उसमें से केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही 8 महाजनपद पाए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका जो आरओ का पेपर है, और भी जितने एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है। तो हम लोग को याद रखना है वो कौन कौन से महाजनपद हैं और कितने हैं। संख्या 8 है इनकी, जो यूपी में पाए गए हैं टोटल 16 में से। क्योंकि जितने भी महाजनपदों का उदय लगभग हुआ है वो गंगा घाटी में हुआ है। लगभग 10 महाजनपद हैं जो गंगा घाटी के अंदर विकसित हुए हैं। बाकी के जो बचते हैं 6 वो गंगा घाटी से बाहर के हैं। हम लोग देखेंगे साउथ में भी पड़ेगा, गोदावरी और नर्मदा के बीच में। तो 8 कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। ये हमारे टोटल 8 हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। हम लोग देखेंगे महाजनपद वाइज जो महत्वपूर्ण उसमें चीज़ें मिली हुई हैं, या वहाँ के शासक क्षेत्र कौन सा था। क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस समय वो पूछता है कि जो प्राचीन महाजनपद थे उसका जो आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, जो आधुनिक वर्तमान में जो ज़िले हैं किस ज़िले में वो प्राचीन महाजनपद पड़ता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिहार पीसीएस में तो बहुत ये फेमस क्वेश्चन है उनका, बीपीएससी का, कि वो क्षेत्र ही पूछते हैं, आधुनिक जिलों को पूछते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस क्रम में सबसे पहला जो हमारा जनपद है वो कौन सा है, अंग। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। राजधानी क्या थी इसकी, चंपा। इसका जो प्राचीन नाम है पुराणों में मिलता है उसका नाम मालिनी पड़ता है। मालिनी इसका प्राचीन नाम था। जो आधुनिक क्षेत्र इसका है वो कौन सा था,
आज का जो भागलपुर जिला है वो मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर हम देखेंगे कि बिहार का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वहाँ ये लगभग जिले हमको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे किसका विकास हुआ है, अंग जनपद का विकास कहाँ पे हुआ है, आज के जो बिहार क्षेत्र वहाँ पे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और जो कि बिंबिसार के समकालीन था। जो मगध का शासक बिंबिसार था, और इससे युद्ध होता है इसका, और बिंबिसार से पराजित हुआ ये, और बिंबिसार ने पराजित करके क्या किया, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, मगध में इसका सम्मिलन कर लेते हैं कौन, बिंबिसार। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जनपद है उसको हम देखेंगे अवंती है। ये अवंती की असल दो राजधानियाँ थी, ये थोड़ा व्यापक जनपद रहा है। जो इसकी उत्तरी राजधानी थी वो थी उज्जैनी, उज्जैनी कह लीजिए, जो आज का उज्जैन है, महाकालेश्वर जहाँ बहुत ही प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है। तो उज्जैनी, एवं जो दक्षिणी राजधानी थी इसकी वो थी माहिष्मती। माहिष्मती वही जो बाहुबली 2 मूवी बनाई गई है, जय माहिष्मती वाला, वही ये माहिष्मती, वही साम्राज्य की राजधानी अवंती की राजधानी थी, ठीक है ना। और जो क्षेत्र इसका पड़ता है वो लगभग, जो उज्जैन जिला है आज एमपी में, वो नर्मदा नदी और उज्जैन के जो बीच वाला क्षेत्र है, इसमें अवंती जो है महाजनपद का क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये इसका क्षेत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक अवंती के रहे हैं वो है चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जो अवंती का शासक था और मगध का जो शासक बिंबिसार था, इनके बीच में मित्रता का जो है उल्लेख मिलता है। ऐसा माना गया है कि जो बिंबिसार थे, जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़े तो इन्होंने बिंबिसार से, जो राजवैद्य था इनका बिंबिसार का, जो मगध के शासक थे, उससे राजवैद्य को सहायता के लिए इनसे मांगा। तो इन्होंने, बिंबिसार ने इनके उपचार हेतु, जिसका नाम जीवक था, राजवैद्य था किसका, ये बिंबिसार का, जीवक कौन था, ये राजवैद्य। राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के उपचार हेतु अवंती भेजा इन्होंने। तो ऐसा वर्णन से मिलता है जो है। आगे हम लोग देखेंगे कि बत्स जो जनपद था वो जो आज का कौशाम्बी है, उसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, बत्स की। तो क्षेत्र जो इसका था, कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, वो प्रयागराज आपका, और जो मिर्ज़ापुर जिला पड़ता है, और बांदा का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा, जो बांदा जिला है हमारा बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है जो। तो ये लगभग प्राचीन इलाहाबाद हो गया, और मिर्ज़ापुर, ये इसके क्षेत्र थे। अच्छा, जो यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था, उदयन था। वो उदयन एक ऐसा शासक है जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जो बुद्ध के शिष्य थे पिंडोल, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और ये लास्ट में क्या होता है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अच्छा, बत्स जो जनपद था, पहले इस पर अवंती ने अटैक किया, उसको अपना अधिकार कर लेता है बत्स के ऊपर। लेकिन जब अंत में क्या होता है कि मगध जो शासक, चूँकि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था जितने भी 16 महाजनपद थे, और जो मगध के शासक बिंबिसार थे, उन्होंने क्या किया, बत्स पर आक्रमण किया, और फाइनली बत्स को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा जनपद है वो है अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली या फिर पोतन। जो इसका क्षेत्र है आज का, जो नर्मदा और गोदावरी के जो बीच का हिस्सा है, वो ये साम्राज्य, जो महाजनपद था ये अस्मक, वो कहाँ था, नर्मदा गोदावरी के बीच वाले हिस्से में, इसके बीच का क्षेत्र ही इसका। चूँकि दक्षिण भारत में इसके अलावा और कोई जनपद आपको नहीं मिलेगा, तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद है वो कौन सा है, अस्मक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी कैंसर, ये भी यूपी में है आपका, जो है, जो 8 बताए गए थे ना कि 8 जनपद हमारे 16 में से वो केवल 8 यूपी में ही पाए गए हैं। तो काशी जो जनपद है वो, उसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी या फिर बनारस, ये क्या थी इसकी राजधानी। अच्छा, स्थापना जो काशी की वो किसने की,
द्रवोदास नामक व्यक्ति था जिसने काशी की स्थापना की, क्योंकि काशी सबसे प्राचीन नगरी मानी गई है जितने भी स्थल हैं। अजातशत्रु के समय मगध का हिस्सा हुआ ये। जब बिंबिसार का पुत्र बनता है अजातशत्रु शासक, तो काशी पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है। और जो ब्रह्मदत्त था यहाँ का शासक, वो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। अच्छा, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमको याद रखनी है वो ये दो चीज़ें हैं, सूती वस्त्र और अश्व व्यापार। सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस था काशी, और घोड़ों के व्यापार के लिए भी। ये दो वस्तुओं के लिए, सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह कौन सी थी? हमारा ये काशी जनपद था जो है। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कौशल। ये भी यूपी में ही है। तो इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। जो श्रावस्ती है वो राजधानी, इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। और जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी साकेत। दक्षिणी राजधानी साकेत। इसका क्षेत्र है जो आधुनिक जो फैजाबाद मंडल है उसमें कौन कौन से, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये जितने ज़िले पड़ते हैं ये कौशल जनपद का क्षेत्र हुआ करता था उस समय। और यहाँ से कौन सी, सरयू नदी बहती है। शासक जो यहाँ की सबसे प्रमुख शासक रहा है वो है प्रसेनजित, जो कि बुद्ध के समकालीन था। और प्रसेनजित को जो अजातशत्रु था उसने प्रसेनजित पर आक्रमण करता है, और बाद में क्या होता है कि इनके बीच संधि हो जाती है। और प्रसेनजित की जो पुत्री थी वजीरा, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ में कर देता है। ये हम लोग देखेंगे आगे। उसके नेक्स्ट जो जनपद है वो है कुरु। कुरु जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर थी। तो इसका जो जिक्र है असल में वो कहाँ मिलेगा आपको? महाभारत में भी आपको मिलता है इसका जिक्र। कहाँ पे है? महाभारत। ये बुद्ध के समकालीन थे। और जो क्षेत्र है इसका वो मेरठ, दिल्ली और हस्तिनापुर है। क्योंकि मेरठ, देखो इसे मेरठ आ गया तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है मेरठ। तो ये तीसरा जनपद जो है कुरु हमारा यूपी में, चूँकि 8 केवल यूपी में पाए गए हैं, हम लोग को देखना है। पांचाल, ये भी यूपी में ही था, जो कि उत्तरी राजधानी अहिच्छन्न थी। और काम्पिल इसकी दक्षिणी राजधानी थी। काम्पिल दक्षिणी राजधानी। जो क्षेत्र इसका था वो था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। जो आज का बरेली डिस्ट्रिक्ट है, बदायूं और फर्रुखाबाद है इसका पांचाल जो जनपद था इसका क्षेत्र। अच्छा, जो कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज प्रसिद्ध नगर यहाँ पे पाया गया है। कान्यकुब्ज वही है जो आज का कन्नौज है। आज का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो पांचाल जनपद का हिस्सा हुआ करता था उस समय, जो कि वाणिज्य व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय भी। और देखेंगे मध्यकाल में भी, आगे भी इसी को लेकर बहुत सारे युद्ध हुए हैं। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है वो कन्नौज को लेकर ही हुआ है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। क्योंकि कन्नौज से होकर ही जो हमारा गुजरात वाला रास्ता है, और गुजरात में चूँकि अरब सागर लगता है, तो वहाँ से पश्चिमी बंदरगाह की प्राप्ति होती थी। और जो पश्चिम के साथ व्यापार के लिए एक सुलभ रास्ता उपलब्ध होता था, जिसका कन्नौज पे अधिकार होगा वो इस पूरे क्षेत्र को रेगुलेट करेगा, और पूरे व्यापार पर उसका नियंत्रण होगा। तो चाहे मुगल काल हो, उसके बाद चाहे वो त्रिपक्षीय संघर्ष हो, इस समय इसका महत्व जो है बराबर रहा है। और पांचाल का ये हिस्सा हुआ करता था। जो नेक्स्ट हमारा जनपद है वो सूरसेन है, आज का मथुरा है जो। और जो आधुनिक ब्रजमंडल है वो इसका क्षेत्र हुआ करता था। मथुरा में जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ पे मथुरा से ही थे। और ऐसा माना जाता है कि जो जरासंध था जो है, जो कंस का ससुर था, जो कि उसने कई बार आक्रमण किए मथुरा पर। तो कृष्ण भगवान अपने पूरे ग्वाल बालों को साथ में लेकर के द्वारका चले जाते हैं, और द्वारका में विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि यहाँ पे एक सुंदर नगरी बनाई जाए, जो
हमारे बंधु बांधव हैं उनको रहने के लिए, और द्वारका का वहाँ विकास होता है, वहीं चले जाते हैं मथुरा छोड़ के। तो ये मथुरा से संबंध किसका था? भगवान श्री कृष्ण का था। मल्ल, ये भी हमारा यूपी में ही है। नेक्स्ट है हमारा मल्ल, जो कि कुशीनगर, इसकी राजधानी कौन थी? कुशीनगर और पावापुरी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, और इसकी मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा, दोनों राजधानियाँ थी इसकी। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और बुद्ध का परिनिर्माण, जो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो भी कुशीनारा में ही हुई है, कुशीनगर में ही होती है। नेक्स्ट जो संघ है, जो जनपद है, वो है हमारा बज्जी। बज्जी मिथिला और वैशाली, जो आज का बिहार है हमारा, वहाँ जो है ये पड़ता था। इसकी स्थापना जो की थी इक्ष्वाकु वंशी विशाला नाम के जो व्यक्ति थे इक्ष्वाकु वंश के, उन्होंने बज्जी संघ की स्थापना की, और 8 गणराज्यों का संघ था ये। सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बज्जी क्या था? 8 गणराज्यों का संघ। संघ का मतलब होता है जैसे कि आज भारत है, बहुत सारे राज्य से जुड़े हुए हैं उसमें, तो दोनों का महत्व है अपना। तो वैसे ही जो ये गणराज्य 8 गणराज्य थे, इसमें संघ में जो संघ बनाते थे वो मिलकर जो है, तो एक कह सकते कि जो लोकतंत्रात्मक शासन था उस समय, वो हमको देखने को मिलता है। और सबसे प्रमुख शासक यहाँ का बज्जी जो जनपद है वो है चेटक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंबोज। कंबोज जो है ये आज का जो पाकिस्तान है उसमें पड़ता है। इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी? हाटक। और वैदिक युग में इसका जो नाम मिला है वो मिला है राजपुर। और क्षेत्र इसका जो है, जो आज का पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर और काबुल घाटी पूरी, ये जो क्षेत्र था किसका था? ये कंबोज जनपद का हुआ करता था उस समय के। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, हम लोग एक और देखे हैं पहले कि घोड़ों के लिए और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध कौन था? बताइए आप लोग, वो कौन था? काशी जनपद। उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग और घोड़ा दोनों के व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेदी जनपद। चेदी जनपद की जो राजधानी है वो सोथिवती या सुक्तिमती है। ये जो क्षेत्र इसका है वो आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, जो बांदा जिला है आज का, उसमें चेदी वंश जो है वहाँ पे वो क्षेत्र था उसका। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का शासक हुआ है वो है शिशुपाल। शिशुपाल जो असल में है, जो हम लोग देखे अभी मथुरा, सूरसेन जो जनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी, वहीं के भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बुआ का लड़का था शिशुपाल। तो एक कहानी है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि ये इसकी 99 गलतियों को माफ़ करेंगे, अपनी बुआ से वादा किया था, लेकिन अगर 100वीं गलती करेगा ये तो इसको हम मार देंगे। और वही होता है, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता और कृष्ण के द्वारा ही इसका वध किया जाता है। तो किसने इसका वध किया? भगवान कृष्ण ने। शिशुपाल का वध, ये महाभारत में इसका उल्लेख आपको देखने मिलेगा। महाभारत कालीन ही ये शिशुपाल है जो है। अब हम लोग देखते हैं गांधार। गांधार जो है, इसका जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। ये भी पाकिस्तान में ही जो क्षेत्र है वो पड़ता है। और शासक इसका जो हुआ पुष्करीन, जो कि बिंबिसार के समकालीन था। अच्छा, ये ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। काशी किसके लिए था? सूती वस्त्रों के लिए। और गांधार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। जो नेक्स्ट आएगा हमारा मत्स्य महाजनपद। मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज का राजस्थान है हमारा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, जिसमें कि अलवर, भरतपुर और जयपुर, ये 3 जिले आते हैं। ये उस समय का जो मत्स्य जनपद है उसका क्षेत्र हुआ करता था, जो आज के ये 3 जिले हैं। क्योंकि
अब राजधानी नहीं पूछता है क्वेश्चन में कि किसकी राजधानी क्या है, क्योंकि बहुत डीप पूछने लगा है, तो क्षेत्र पूछने लगे हैं कि जो प्राचीन महाजनपद थे वो आधुनिक किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आपको दे देगा 2-3 जिलों का नाम कि अलवर, भरतपुर, जयपुर, इसी तरह से 4 ऑप्शन सेट कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा जनपद है वो है मगध, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद है, और यहीं से एक साम्राज्य का उदय होगा मगध से ही, क्योंकि मगध इतना शक्तिशाली था कि अपने आसपास के जितने भी जनपद थे उन सबको अपने आप में मिला लेता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, और बाद में राजगीर या फिर राजगृह बनी इसकी राजधानी। जो क्षेत्र इसका है वो आज का पटना जिला है, जो कि राजधानी है बिहार की, और गया जिला। इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो मगध साम्राज्य जो था उस प्राचीन काल का, वो इस क्षेत्र में उसका विस्तार था। अच्छा, बुद्ध के समय कुछ गणतंत्र थे उस समय, जो कि 10 गणतंत्र थे टोटल। कितने थे? 10 गणतंत्र हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है इस समय, क्योंकि इसी बार जो पेपर हुआ था शायद आर का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के समय के गणतंत्र में पूछता क्या है। जैसे कि कपिलवस्तु दे देगा और सामने लिख देगा शाक्य। कपिलवस्तु ऑप्शन में दे देगा कि किसके, कपिलवस्तु में किस गणतंत्र का शासन था जो है, वहाँ उसमें दे देगा शाक्य हो गया, विदेह हो गया, लिच्छवी और मौर्य। अब आपको मालूम नहीं होगा तो फंस जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को याद करना है ये। तो कपिलवस्तु के कौन थे? शाक्य थे। सुमसुमारा के भग्ग, अलकप्प के बुली, असल में ये कुल हैं वहाँ के जिनका शासन वहाँ पे था। केस पुत्र के जो है वो कलाम। अच्छा, जो यहीं से अलार कलाम, जो कि बुद्ध के गुरु, बुद्ध के गुरु कहाँ से थे? केस पुत्र के कलाम इसी गणराज्य से थे, ठीक है ना। रामग्राम के कोलिए, कुशीनारा के मल्ल, यहीं पे बुद्ध का क्या होता है? महापरिनिर्वाण। पावा के मल्ल, और पिपलीवन के मोरी, और वैशाली के लिच्छवी। ये सबसे शक्तिशाली थे, ये सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? लिच्छवी थे। ये जितने भी 10 गणतंत्र थे उस समय तत्कालीन, उसमें सबसे ताकतवर वैशाली के लिच्छवी हुआ करते थे। हम लोग को देखना है कि चूंकि देखा जैसे जैसे मगध साम्राज्य सबसे मजबूत था उस समय, और इसने आसपास के जितने भी जनपद थे उनको युद्ध के द्वारा अपने में समाहित कर लिया, और एक साम्राज्य का जो है निर्माण करता है ये। तो उसी क्रम में देखना है कि भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था ये। और क्षेत्र क्या था इसका? दक्षिणी बिहार, जो गया और पटना है। हम लोग देखा ना पिछला अभी जो स्लाइड में कि जो मगध था वो बेसिकली जो उसका मूल क्षेत्र है वो गया और पटना ही है। बाकी फिर धीरे धीरे विस्तार के क्रम में ये बंगाल से कि मालवा तक, और पूरा आपका जो उज्जैन, अवंती वगैरह है, सबको अपने आप में मिला लेगा लास्ट। अच्छा, शुरुआती जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी इसकी जो है, बाद में राजगृह राजधानी हो जाएगी। शुरुआती शासक हैं जो महाभारत काल में या कहें कृष्ण के समकालीन जिन्हें बताया गया है, वो बृहद्रथ और जरासंध थे जो है। इसी जरासंध ने बहुत कई बार जो है अटैक किया। हम लोग को देखना है यहाँ पे प्रमुख वंश कौन कौन से हुए हैं। तो पहला और प्रमुख वंश था यहाँ का हर्यक वंश, जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया इस वंश ने। कहाँ पर? मगध साम्राज्य। मगध में सबसे जो प्रथम शासक हम लोग देखेंगे वो है बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का, या कहें कि हर्यक वंश का संस्थापक था। ये कौन था? हर्यक वंश का
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अच्छा, जो जैन साहित्य में इसका जो अन्य नाम मिला है, इसका अन्य नाम क्या था? श्रेणिक। श्रेणिक की उपाधि इसको दी गई है। किसमें? जैन साहित्य में। जो बिंबिसार था, इसने विवाह की वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्र को विस्तारित किया और पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र तक काफ़ी विस्तार किया इसने। जो पहला इसने शादी की अपनी, वो कौशल राजपुत्री, जो कि महाकोसला नाम था उनका, और ये प्रसेनजीत की बहन थी। किसकी बहन थी? कौशल के जो राजा थे उसका राजकुमार प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन थी ये। वैशाली। वैशाली भी लिच्छवी राजकुमारी थी, चेलन्ना नाम था जिसका कि, उससे इसने शादी की। और काशी को इसने दहेज में प्राप्त किया। चेलन्ना से ही अजातशत्रु का जो है जन्म होता है। अजातशत्रु जो कि अगला शासक बनेगा हर्यक वंश का, अजातशत्रु। अजातशत्रु की माँ कौन थी? चेलन्ना ही थी। और जो तीसरी शादी की इसने, वो पंजाब का जो मद्रकुल था, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा के साथ में इसने अपना तीसरा विवाह किया। मद्रकुल जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब की मध्यकुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। और साम्राज्य विस्तार के क्रम में इसने सबसे पहले अंग को जीता। जो अंग जनपद था उस पर आक्रमण करके मगध साम्राज्य में अपने में मिला लेता है। और हमने जैसा कि बताया था कि चंद्रप्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती का। इसकी दो राजधानियाँ थीं, उज्जैनी और माहिष्मती। चंद्रप्रद्योत से इसने मित्रता की, और जो अपना राजवैद्य जीवक था उसको उसके उपचार हेतु अवंती भेजा इसने। तो 492 ईस्वी में क्या होता है कि इसका पुत्र अजातशत्रु ही इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के उपरांत मगध की गद्दी पे बैठता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है। अजातशत्रु का जो शासन है वो बेसिकली 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। उसका उपनाम कुणिक था। क्या था? बिंबिसार का क्या था? श्रोणिक। और इसका उपनाम कुणिक। कौशल नरेश, जैसा कि बताया कि जो कौशल जनपद था उसके जो राजा थे प्रसेनजीत, सबसे पहले उस पर आक्रमण करता है ये और उसको हराता है। हालांकि इन दोनों के बीच में बाद में संधि हो जाती है, और संधि के उपरांत जो प्रसेनजीत की बहन थी, बेटी थी, इसका नाम था बाजीरा। बाजीरा के साथ में इसका विवाह होता है। लिच्छवियों के खिलाफ भी साम्राज्य विस्तार के क्रम में इसने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही प्रयास किया अजातशत्रु ने, और जो मगध का सीमाएं थी उसको विस्तारित, काफ़ी विस्तार किया इसका। लिच्छवी जो वैशाली के लिच्छवी थे वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ भी इसने युद्ध किया, और उनके खिलाफ रथमूसल, महाशिलाकंटक, ये हाथियों के नाम है ये। मतलब लिच्छवियों के खिलाफ इसने प्रथम बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया और उनको हरा के मगध साम्राज्य, जो वैशाली था, उसको मगध साम्राज्य में मिला लेता है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, असल में होता क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो राजधानी थी राजगृह, उसमें सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जिसमें जो इसके साहित्य था जो है पिटक जो थे, अभिधम पिटक, विनय पिटक, उनका निर्माण इसी बौद्ध संगीति में किया जाएगा। तो
ये पूछता है बहुत कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई है? अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई है। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था, जिसने की अध्यक्षता। और इसके पुत्र उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? अजातशत्रु की। और इसके बाद जो है 460 ईसा पूर्व में उदयन जो मगध है उसकी गद्दी पर बैठता है। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण काम देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी भी बनाता है ये। ठीक है ना? एक कैसा था? जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। अंतिम शासक जो था वो कौन था? नागदशक। नागदशक जो इस वंश का है वो अंतिम शासक है। उसके बाद शिशुनाग ने इसको मार करके एक नए वंश की स्थापना करता है। इसे हम लोग जानेंगे शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। शिशुनाग वंश का जो शासनकाल है वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के बीच में है। शिशुनाग ने जो बेसिकली शासन किया वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच में है। और संस्थापक था ये किसका? शिशुनाग वंश का। और वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया। और मालवा से लेकर बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो किसके उसमें पड़ता था? शिशुनाग ने अपने साम्राज्य का विस्तार के क्रम में मालवा से बंगाल तक का क्षेत्र विस्तार किया, मगध साम्राज्य का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कालाशोक। कालाशोक जो कि शिशुनाग का ही पुत्र था। इसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। और पुराणों और दिव्यावदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है इनमें इसे काकवर्ण कहा गया है। इसको? कालाशोक को। और राजधानी क्या बनाई इसने? पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र, जो कि इसके पहले जो आता है शिशुनाग, उसने वैशाली राजधानी बना दी थी। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया भी था और उसको राजधानी भी बनाया था। इसके समय में, कालाशोक के समय में, सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो दो उसमें शाखाओं में बट जाता है। एक कौन सी? स्थावर, और दूसरी महासंघिक। अच्छा, बौद्ध संगीत सेकंड जो कहाँ पे हुई है? वैशाली में हुई। किसके काल में? कालाशोक के। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सर्वकामी ने। सर्वकामी अध्यक्ष था। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि महापद्म नंद जो रहता है वो कालाशोक की हत्या कर देता है। हालांकि इसके 10 पुत्र थे कालाशोक के, जिसने लगभग मिलकर 22 वर्षों तक मगध में शासन किया। लेकिन इनसे महापद्म नंद जो है वो सत्ता को हथिया लेता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। इसका नाम होता है महापद्म नंद। बेसिकली संस्थापक भी यही है। महापद्म नंद क्या है? नंद वंश का संस्थापक। ऐसा माना गया है कि ये शूद्र था। महापद्म नंद कौन था? शूद्र था। इसलिए इसने क्या है कि बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की, जिसमें सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का विनाशक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। सर्वछत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। भार्गव, भार्गव बोला गया है परशुराम का दूसरा अवतार, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान परशुराम ने भी क्षत्रियों को मारा, तो परशुराम का दूसरा अवतार।
और नेक्स्ट जो इसकी उपाधि है वो कौन सी है, एकराट। अपने आप को एकराट भी इसने घोषित किया। इसके चूंकि 8 पुत्र थे, उसमें एक घनानंद भी था जो है, जो कि अगला शासक बनता है यहाँ का मगध साम्राज्य का, और ये अंतिम शासक भी बनेगा। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सिकंदर के समकालीन था घनानंद, और सिकंदर का आक्रमण जो कि 326 ईसा पूर्व में आक्रमण होता है। और हालांकि सिकंदर का आगमन यहाँ तक नहीं होता, वो वहीं झेलम नदी के तट से ही लौट जाती है, सेना नदी को पार करने से मना कर देती है। और उसी क्रम में क्या होता है कि जो तक्षशिला के आचार्य थे, जिनका नाम चाणक्य था, वो सहयोग पाने के लिए, सहयोग के उद्देश्य से चाणक्य के दरबार में, इनके घनानंद के दरबार में आते हैं चाणक्य। तो ये घनानंद के द्वारा उनका अपमान किया जाता है। उसी में प्रतिज्ञा करते हैं वो कि घनानंद, जो तुम्हारा साम्राज्य है, मैं एक ऐसे राजा को बैठाऊंगा जो भारत के बारे में सोचता हो, जिसको चिंता हो भारत की प्रजा की, क्योंकि प्रजा भी बहुत त्रस्त थी इससे। प्रजा पर उसने बहुत सारे करों को थोप दिया, जिससे जनता भी परेशान थी। तो क्या होता है, इसी घटनाक्रम में आगे 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अपने गुरु जिनका नाम चाणक्य है, उनकी सहायता से मगध की गद्दी पर अधिकार कर लेते हैं, और एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। और मौर्य वंश में अनेक प्रतापी शासक हुए हैं, अशोक जैसे। और हम लोग पढ़ेंगे कि कितना महत्वपूर्ण वंश है, बहुत सारे क्वेश्चन मौर्य वंश से आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा ये जो कि मगध जनपद था, ये यही शक्तिशाली इतना क्यों हो पाया, आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी जो है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि 16 महाजनपदों में से जो इसका भौगोलिक सबसे पहले आता है कि जो भौगोलिक स्थिति इसकी बहुत ही सुविधाजनक थी। वो गंगा घाट गंगा घाटी का क्षेत्र था पूरा, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी थी, और उत्पादन अधिक होता था यहाँ पे। दूसरा क्या था कि जो इसका क्षेत्र था, जो कि वो गया के घने जंगल और पूर्वोत्तर में जाएंगे तो असम वाला क्षेत्र था। तो यहाँ से इसको लकड़ी एवं हाथियों की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी, जबकि जो अन्य जनपद थे उनके पास ये सुविधा नहीं थी। ठीक है ना। तो उपजाऊ मिट्टी, जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, और जो राजधानियाँ इसकी थीं, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, जैसे पाटलिपुत्र जो राजधानी थी इसकी, जो कि उदयन ने स्थापना की, तो ये 3 नदियों से घिरी हुई थी। कौन कौन सी? गंगा, सोन और गंडक। तो एक प्रकार से जो राजधानी थी, ये नदी दुर्ग था, 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, और बीच में तो जो बाहरी आक्रमणकारी हैं या जो भी शत्रु हैं, उनसे एक बहुत बड़ी सुरक्षा थी जो है। और प्राकृतिक सुरक्षा सबसे अच्छी सुरक्षा मानी गई है। जैसे कि हिमालय है हमारे भारत में, जो उत्तरी क्षेत्र है, तो वो एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षित है, उसे भेदना आसान नहीं होता है। वैसे ही जो इसकी राजधानी थी, राजगृह, या इसको गिरिव्रज भी बोला गया है, ये भी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी इसकी। तो दोनों राजधानियाँ इसकी थी, जो एक तो जलदुर्ग था और एक आपका पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। तो ये बहुत ही सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा को ये बनाती थी कवच इनके लिए। वाणिज्य व्यापार बहुत देखा हमने कि बहुत विकसित अवस्था में था। और कर जो है कैसा क्या था यहाँ पे, वाणिज्य व्यापार विकसित था यहाँ पे। जब वाणिज्य व्यापार विकसित होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो करों का जो है संग्रह भी अधिक होगा। क्या होगा? करों का संग्रह ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, जब कर आपके पास ज़्यादा होंगे राजा के पास में, तो सेना को रखना आसान होगा। युद्ध के लिए
हथियारों को जुटाना, सेना रखना, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात क्या थी, इसके जो आसपास का क्षेत्र था, इसके आसपास खनिज क्षेत्र पाए गए, बहुत सारे खनिज क्षेत्र पाए गए, जिससे लोहे के अस्त्र बनाने, उनका निर्माण, युद्ध के लिए जो विभिन्न औजारों का निर्माण करना आसान था। तो ये बहुत सारे कारण जो हमने देखे कि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है और प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है इसे, जो गया और पूर्वोत्तर के जो घने जंगल हैं वहाँ से लकड़ी की आसानी से इसको पूर्ति होती है और हाथियों की आपूर्ति होती है, जबकि ये सुविधा जो अन्य जनपद हैं उनके पास में नहीं देखने को मिलेगी आपको। अवंती एक था, इसके पास में जो खनिज वगैरह थे उनके पास थे, लेकिन और जो मामलों में पीछे था वो इससे, तो वो ही शक्तिशाली रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये तमाम रीजन हैं जो मगध साम्राज्य, मगध को शक्तिशाली बनाने के पीछे मगध को कौन कौन से कारण थे, ये कारण थे, हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोगों ने आज देखा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखा कि कैसे कैसे महाजनपदों का उदय होता है, उसमें से कहाँ इसका उल्लेख है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय महावस्तु और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इन सब से इनका 16 महाजनपदों का देखने को मिलता है उदय। उसके बाद में उनकी राजधानियाँ, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो देखे हमने इसके बारे में। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो गणराज्य थे 10, वो कौन कौन से थे, ठीक है ना, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य कौन था, वैशाली के लिच्छवी थे जो सबसे शक्तिशाली थे उस समय। उसके बाद हमने देखा कि जो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे मगध साम्राज्य उभर के आया, किस किस वंश का उसमें शासन होता है, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा कि मगध के मजबूत होने के पीछे, एक साम्राज्य का निर्माण करने के पीछे वो कौन से भौगोलिक कारण थे जिनकी वजह से मगध साम्राज्य अपने आप को एक शक्तिशाली बना पाया और एक पूरे भारत में एक सत्ता स्थापित करके शासन करने में सफल हुआ। ठीक है मित्रों, आज का जो लेक्चर हमारा था वो जनपदों के ऊपर और शुरुआती मगध साम्राज्य को लेकर रहा है। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कल बुद्ध धर्म, बुद्ध के बारे में, उनका जन्म, सारी चीज़ें कल हम लोग देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।